तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का परिवर्तन चक्र 24x7 क्लासेस में। हार्डवर्क सफलता का द्वार। टॉपिक है आज का भागीरथी उपतंत्र। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? गंगा तंत्र। गंगा तंत्र का वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, देख भी लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपका यहां पर बेस क्लियर हो जाएगा। भागीरथी उपतंत्र जिनको भी लगता है कि बहुत टफ है, तो आज इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और इसके माध्यम से इसको हमने बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश की है कि कैसे भागीरथी उपतंत्र को एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से इसको पढ़ा जाए। तो मैंने आपके लिए एक काल्पनिक कहानी बनाई है भागीरथी की, जिसके माध्यम से इस पूरे उपतंत्र को हम लोग आराम से इजीली याद कर लेंगे। अब देखिए क्या है, इस काल्पनिक कहानी को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत चीजें समझ लेते हैं। देखिए गंगा जो है, गंगा को उनके उद्गम स्थान पे भागीरथी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगीरथ जो थे, ये कहानी हालांकि मैंने गंगा तंत्र में बता रखी है, आप लोग जाकर वहां पे वीडियो देखिए तो उस पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज बता देता हूं कि जो गंगा थी उनके लिए, उनको पृथ्वी लोक पर लाने के लिए भगीरथ ने तप किया था। तो भगीरथ की तपस्या के कारण गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती, लेकिन उनके वेग को सहने की ताकत पृथ्वी में नहीं थी, वो सीधे पाताल लोक चली जाती। तो इसलिए उनके वेग को धारण किया शिव जी ने, और शिव जी ने उनको अपनी जटाओं पर धारण किया। तो याद रखिएगा, इस काल्पनिक कहानी का एक हिस्सा यह भी है कि जब उन्होंने शिव जी ने अपनी जटाओं पे उनको धारण किया तो वहीं से वो शिव जी को अपना गुरु मानने लग गई। कौन? भागीरथी। तो इस तरीके से इस काल्पनिक कहानी की होती है शुरुआत कि शिव जी को किसने अपना गुरु माना? भागीरथी ने। तो आज के बाद भागीरथी जो भी डिसीजन लेंगी वो सारा कुछ शिव जी से पूछने के बाद लेंगी। और शिव जी के भी किस रूप को उन्होंने अपना गुरु माना? केदार बाबा को। तो आज के बाद जो भी वो पूछेंगी वो केदार बाबा से पूछकर ही काम करती हैं। तो यहां से शुरू होती है काल्पनिक कहानी। लेकिन उस काल्पनिक कहानी के पहले एक छोटी सी चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोग हिमनद जानते हैं? क्या होते हैं हिमनद? किसको कहा जाता है? हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी, बमक, ये सभी ग्लेशियर्स के अन्य नाम हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भागीरथी उपतंत्र। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक है, ये जो आप ब्लॉक आप बना हुआ है, ये ब्लॉक है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद जो उत्तरकाशी में है, इसके समीप पड़ता है गोमुख। यहां पे आप गाय के मुख के जैसा एक चित्र देख रहे हैं, हमने इसको अज्यूम कर लिया है गोमुख। तो ये भाग है गोमुख, जहां से भागीरथी निकली, उनका उद्गम हुआ। अब जब ये उद्गम हुआ तो हर काम मैंने बताया शिव जी से पूछकर करेंगी। तो जैसे ही यहां से निकली, इनका उद्गम हुआ, तो उद्गम होने के तुरंत बाद इनको लगी जोरदार भूख। अब ये जोरदार भूख जब लगी तो इन्होंने इस जगह पर आकर भोजन किया, इस जगह पर आकर भोजन किया। और भोजन करने के पश्चात ये आगे बढ़ी। अब सीधी सी बात है, आप और मैं अगर भूखे हैं तो भाई हम काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी भूख मिटेगी, जैसे ही हम खाना खा लेंगे, वैसे ही हम हो जाएंगे एनर्जेटिक। और इतने एनर्जेटिक, इतने एंथुसियास्टिक कि अब हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम बिल्कुल टॉप पे हैं। तो हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ भागीरथी के साथ भी। भागीरथी भी बिल्कुल एकदम उफान और एकदम किलकिलाते हुए आगे बढ़ी। और यहां पर जब वो पहुंची तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, मतलब बिल्कुल किलकिलाहट के साथ। बिल्कुल आप आवाज सुनते होंगे जब नदी अपने बिल्कुल चरम सीमा पर होती है, बिल्कुल उफान में होती है, तो वैसे ही कुछ इनके साथ यहां पहुंचकर हुआ। इस जगह पर ये अपने रौद्र रूप धारण कर लिया इन्होंने। और फिर ये यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी। तो अब इनको एक चिंता सताई भागीरथी को, और इन्होंने बोला, जब जब चिंता होती थी, जब जब कुछ होता था, तो ये किससे पूछती थी? केदार बाबा से बात करती थी, केदार बाबा से पूछती थी, क्योंकि उनको अपना गुरु माना था। तो ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, इनको फिर एक चिंता सताई, और इनको ये चिंता सताई कि जहां गोमुख से लेकर इस जगह तक मैं अभी आगे आ गई हूं, ये लगभग मैं 22 किलोमीटर आगे आ चुकी हूं, और अभी तक मुझे यह तक नहीं बताया गया कि भाई मेरी आगे भविष्य में पूजा होगी या नहीं होगी। 22 किलोमीटर में चलकर आ गई हूं। तो इन्होंने केदार बाबा से पूछा, केदार बाबा आप ही बताइए, 22 किलोमीटर चलकर आ गई हूं, क्या मुझे लोग अभी भी आगे भविष्य में पूजा अर्चना करेंगे या नहीं करेंगे मेरी? तो केदार बाबा ने हंसकर कहा कि देखो भागीरथी, जिस जगह पर मैं तुमसे आकर मिलूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बस उसी जगह पर लोग तुम्हें पूजेंगे। तो इस जगह पर केदार बाबा इधर से आए और इन्होंने इस जगह पर आकर भागीरथी को आशीर्वाद दिया। और इसी जगह को आप लोग आज किस नाम से जानते हैं? 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के नाम से आप लोग इसको जानते हैं, गंगोत्री धाम। फिर अब क्या हुआ? देखिए अब यहां से समझते हैं, जब ये आगे बढ़ी तो इनको अब एक और चिंता सताई। लेकिन इस चिंता को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मंदिर, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को याद रखिए। एक ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को भी याद रखिए। देखिए इस लाइन से जितना ऊपर का हमने पढ़ा, यहां पे होता है जाड़ा, और इस लाइन के और इस लाइन के पीछे
बीच में यहां होता है खतरनाक जाड़ा। यहां तक तो सिर्फ ठंड होती है और यहां इस दोनों लाइनों के बीच में होता है खतरनाक जाड़ा। तो याद रखिएगा कि गंगोत्री धाम से जैसे ही आप आगे बढ़े यहां तक होता है खतरनाक जाड़ा। इस लाइन तक खतरनाक जाड़ा होता है। गंगोत्री तक तो ठीक ठाक जाड़ा होता है, लेकिन गंगोत्री के बाद इस लाइन तक, इस पॉइंट तक होता है खतरनाक जाड़ा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ देखिए। तो जैसे ही भागीरथी आगे बढ़ी तो भागीरथी के आगे बढ़ते ही इस पॉइंट पर इनको एक फिर से चिंता सताई। और चिंता क्या सताई, इस बार इन्होंने केदार बाबा से क्या कहा, केदार बाबा आप एक बात बताइए, कोई भी मंदिर आप देख लीजिए, चाहे वो वैष्णो देवी देख लीजिए, चाहे वो पूर्णागिरी देख लीजिए, चाहे आप वो कोई भी माता का मंदिर देख लीजिए, किसी भी माता के मंदिर पे पूजा सफल नहीं मानी जाती जब तक वहां पे मेरी पूजा के बाद, मतलब मां की पूजा के बाद भैरव देवता की पूजा ना हो, भैरव बाबा की पूजा ना हो। तो केदार बाबा ने कहा हाँ बात तो सही है। तो यहां पर भागीरथी ने क्या चिंता जताई कि बाबा तुम यहां पर भैरव बाबा को भी स्थापित कर दो। तो केदार बाबा ने कहा ठीक है, इस जगह पे मैं भैरव को भी स्थापित कर देता हूं। इस जगह पे भैरव को स्थापित कर दिया। और मैंने आपसे क्या बताया था, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब गंगोत्री से आगे, गंगोत्री धाम से थोड़ा सा आगे बढ़कर इस पॉइंट तक, गंगोत्री धाम और इन दोनों के बीच में होता है खतरनाक जाड़ा। तो इस जगह पे होगा खतरनाक जाड़ा। ठीक है, इतना जाड़ा कि गला सूख जाएगा, गला जकड़ जाएगा, इतना जाड़ा कि गला जकड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये पॉइंट हमें समझ में आया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर क्या हुआ देखिए, फिर अचानक फिर क्या हुआ, इसके आगे जब भागीरथी बढ़ी तो यहां पर फिर से इनको एक चिंता सताई। और इस बार की चिंता क्या है, इस बार की चिंता यह है श्रद्धालुओं को लेकर। इस बार की चिंता क्या है इनकी, भागीरथी की, श्रद्धालुओं को लेकर। इन्होंने बोला केदार बाबा एक बात बताइए, इस जगह पर तो सभी श्रद्धालु आ रहे हैं मुझे पूछने के लिए चार धाम यात्रा करने, लेकिन जब एक बात बताइए, जब यहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाएगी, जाड़ा होगा, तो इस पॉइंट तक तो होता है खतरनाक जाड़ा, इसके नीचे होता है गर्म। तो यहां पर जब खतरनाक जाड़ा हो जाएगा, बर्फ पड़ेगी, तो बताइए मेरे श्रद्धालु कहां जाएंगे मुझे पूजने के लिए। तो केदार बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जगह से उठाकर इस जगह रख दूंगा जहां गर्म होगा, यहां स्थानांतरित कर दूंगा। तो इस जगह का नाम पड़ गया क्या, मुखवा। मुखवा, गाय का मुख भाग से निकल रही है ना भागीरथी, गोमुख से, तो बस इस जगह का नाम पड़ गया मुखवा। और मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में इनकी पूजा होने लग गई। कब, शीतकालीन पूजा, मतलब जब बहुत ठंडा पड़ेगा तो शीतकालीन पूजा कहां पे होगी, इस जगह पे होगी, मुखवा गांव पे। और चूंकि गाय अपने मुख से क्या खाती है, हरी घास, इसीलिए हरे रंग की नदी आप देख रहे होंगे इधर आ रही है, यहां आ रही है हरे रंग की नदी। अभी आपको ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या है इस कहानी का, काल्पनिक कहानी का मतलब। फिर क्या हुआ देखिए, फिर भागीरथी थोड़ा सा और आगे बढ़ी। इस बार इनको हुआ अचंभा, खतरनाक अचंभा। और देखती हैं एक मकड़ा है, बड़ा सा मकड़ा जो जाला सी रहा है। एक बड़ा सा मकड़ा दिखा जो क्या कर रहा है, जाला सी रहा है। ठीक है, जाला सीता है ना मकड़ा, तो एक बड़ा सा मकड़ा दिखा जो जाला सी रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा भागीरथी ने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो वेग इतना है कि मैं इसको बहा दूंगी। तो ये यहां से आगे बढ़ गई। फिर भागीरथी यहां से थोड़ा और आगे बढ़ी और इस बार तो इन्हें और भी ज्यादा अचंभा हुआ। इन्होंने क्या देखा कि एक 80 वर्ष की गोरी, एक 80 साल की गोरी डंडा लेकर खड़ी है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, एक 80 साल की बुढ़िया डंडा लेकर खड़ी है। तो एक 80 साल की गोरी डंडा लेकर खड़ी है। गोरी मतलब वो बूढ़ी तो है लेकिन फॉरेनर है, आप देखिए ध्यान से। तो एक 80 साल की गोरी डंडा लेकर खड़ी है, ये यहां पर देखा इन्होंने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है डिवाइडेशन लाइन। इस डिवाइडेशन लाइन के इस पार है उत्तरकाशी और इस डिवाइडेशन लाइन के इस पार है टिहरी। तो चलिए अब हम टिहरी में एंटर करते हैं, क्योंकि अब ये भागीरथी यहां से होते हुए, यहां से जाते हुए सीधे टिहरी में प्रवेश कर जाएगी और अपने उत्तरकाशी जिले को छोड़कर टिहरी में प्रवेश करती है। तो चलिए देखते हैं टिहरी में क्या होता है। तो जैसे ही भागीरथी टिहरी में प्रवेश करती हैं, तो क्या देखती हैं इस बार, ये देखती हैं कि एक 6 फुट 5 इंच का लड़का, एक 6 फुट 5 इंच का लड़का जिसका नाम क्या है, प्रताप। ये प्रताप नाम का लड़का, 6 फुट 5 इंच का लड़का, एक हाथ पे जल पकड़ा है इसने और एक हाथ पे कुरकुरे पकड़े हैं। कोई बात नहीं, भागीरथी थोड़ा और आगे बढ़ी और इस बार भागीरथी जब आगे बढ़ी तो यहां पर गणेश की भाभी मिली, इनको मिली गणेश जी की भाभी। तो यहां पर मिली इनको गणेश जी की भाभी। ठीक है, अब इससे पहले कि ये थोड़ा और आगे बढ़े, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो, भाभी से क्या कहा इन्होंने कहा देखो, अगर दूध पीते बाल बच्चों को धर्म सिखाना है, दूध पीते बाल बच्चों को धर्म सिखाना है, क्या सिखाना है, धर्म सिखाना है। अगर दूध पीते बाल बच्चों को धर्म सिखाना है तो किसी बूढ़े के पास भेज दो।
बस इस फ्रेज को आप याद रखिएगा कि दूध पीते बाल बच्चों को अगर धर्म सिखाना है तो किसी बूढ़े के पास भेज दो। फिर यहां से ये भागीरथी थोड़ा और आगे बढ़ी और आगे बढ़कर यहां से ये अलकनंदा ने इनको ज्वाइन किया और ये जगह कौन सी बन गई? ये बन गई देवप्रयाग। देवप्रयाग, जहां भागीरथी से कौन मिलती है आकर? अलकनंदा। और यहां से फिर भागीरथी का अस्तित्व मिट जाता है और यहां से ये क्या बन जाती हैं? गंगा। यहां से क्या बन जाती है? गंगा। ठीक है, तो यहां तक हमने ये समझा काल्पनिक कहानी। अब हम इसकी वास्तविक रूप क्या है इसको इसी कहानी के रूप से हम समझेंगे। तो चलिए अब इसका वास्तविक रूप समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ी काल्पनिक कहानी, भागीरथी की काल्पनिक कहानी। अब इसी काल्पनिक कहानी को हम पिरो देंगे किसमें? इसको हम परिवर्तित करेंगे इसकी वास्तविक भागीरथी उपतंत्र में। काल्पनिक कहानी कैसे हमारी वास्तविक भागीरथी उपतंत्र में परिवर्तित होगी, आइए देखते हैं। और इसको इसी तरीके से आप लोग याद भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है। तो भागीरथी, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर की ऊंचाई पर, यही गंगोत्री हिमनद से हमारी भागीरथी, ये गंगोत्री हिमनद क्या होता है? पिघल कर इस पॉइंट पर पहुंचता है गोमुख, और यहीं से गोमुख से हमारी भागीरथी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो गोमुख से ही भागीरथी का उद्गम स्थल माना जाता है और यही गोमुख से भागीरथी जब निकलती है तो निकलकर पहुंचती है देवप्रयाग टिहरी पे, जहां देवप्रयाग टिहरी पर ये गोमुख से लेकर देवप्रयाग टिहरी तक ये 205 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितने किलोमीटर का सफर? 205 किलोमीटर का सफर। कितने किलोमीटर का सफर? 205 किलोमीटर का सफर तय करती है और यहां पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और देवप्रयाग टिहरी के पश्चात यही भागीरथी अलकनंदा से मिलने के उपरांत गंगा के नाम से जानी जाती है और गंगा के नाम से उत्तराखंड के अंदर गंगा के नाम से 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो हमने समझ लिया कि गोमुख से निकलने वाली भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जब कहानी के माध्यम से, जो काल्पनिक कहानी बताई थी उसी के माध्यम से हम एक एक पॉइंट समझेंगे। जब ये गोमुख से निकलती है भागीरथी तो सबसे पहले इसको भूख लगती है और ये भोजन करती है। तो भोजन से हम याद रखेंगे भोजगाड़ नदी, इसकी पहली सहायक नदी इधर आ गई, भोजगाड़ नदी। अब ये और आगे बढ़ती है, भोजन करने के बाद ये रौद्र रूप धारण कर लेती है, इसलिए रौद्र से याद रखेंगे रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा निकली कहां से? रुद्रगंगा इसकी सहायक नदी है भागीरथी की और निकली कहां से? रुद्रगेरा ग्लेशियर से। अब भागीरथी और आगे बढ़ती है और मैंने बताया था इसने शिव जी को, जो भागीरथी हैं उन्होंने शिव जी से एक चिंता जताई थी और बोला था मेरी पूजा होगी या नहीं हो भविष्य में। तो केदार बाबा ने कहा था हाँ जरूर होगी, जहां पर मैं तुमसे मिलूंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा वहीं से तुम्हारी पूजा होगी। तो इन्होंने किससे अपनी चिंता जताई थी? केदार बाबा से। केदार बाबा ने कहा था जहां मैं तुमसे आकर मिलूंगा वहीं पे तुम्हारी पूजा अर्चना भविष्य में होगी, वहीं तुम्हारा धाम स्थापित होगा। तो यही 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम बन गया और इससे मिलने वाली नदी कौन सी है सहायक नदी? केदार गंगा, क्योंकि केदार बाबा ने कहा था हाँ मैं तुमसे मिलूंगा। तो केदार बाबा के नाम से याद रखेंगे केदार गंगा। और केदार गंगा कहां से निकल रही है? केदार ताल से। अब भागीरथी थोड़ा और आगे बढ़ती है। भागीरथी थोड़ा और आगे बढ़ने पर क्या होता है कि यहां पर अब ये फिर से केदार बाबा से एक चिंता व्यक्त करती है और क्या कहती है, जो मैंने आपको काल्पनिक कहानी में बताया था। क्या बताया था कि भैरव बाबा का भी तो मंदिर स्थापित कीजिए, तो बस भैरव जी को भी स्थापित कीजिए बोला था, इसलिए केदार बाबा ने यहां पर भैरव बाबा को स्थापित कर दिया। इस जगह का नाम क्या है? भैरव घाटी। तो भैरव बाबा से हम क्या याद रखेंगे? ये भैरव घाटी है। भैरव घाटी को हम कैसे याद रखेंगे? भैरव बाबा के नाम से। अब भैरव बाबा को यहां पे स्थापित करा, भैरव घाटी बन गई। भैरव घाटी पे मैंने बताया था बहुत ज्यादा जाड़ा होता है, इसीलिए जाड़ा होता है इसलिए हम याद रखेंगे जाड़ गंगा या जानवी। जाड़ गंगा को ही हम जानवी के नाम से भी जानते हैं। तो यही जाड़ा होने की वजह से जाड़ गंगा नाम पड़ा और इतना जाड़ा कि गला दर्द हो जाता है, इसीलिए जाड़ गंगा निकलती कहां से? इतना जाड़ा कि गला क्या हो जाता है? जकड़ जाता है, इसीलिए जाड़ गंगा कहां से निकली? गला थांगला दर्रे से। ठीक है, थांगला दर्रे के पास के हिमनद से यह निकलती है जाड़ गंगा। अब क्या होता है? भैरव घाटी के ही ऑपोजिट में आप देखेंगे लंका पड़ता है। एक ये लंका श्रीलंका वाला लंका नहीं है, यहां पे एक जगह है लंका बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या पड़ती है? ऑपोजिट में भैरव घाटी के सामने आपको क्या देखने को मिलेगा? लंका। अब यहां पे भागीरथी थोड़ा और आगे बढ़ती है और भागीरथी आगे बढ़कर पहुंचती है कहां पर? जहां पर इसने फिर से एक चिंता व्यक्त करी है केदार बाबा से। और इस बार क्या कहा है केदार बाबा से कि केदार बाबा मुझे अब ये बताइए, जब मेरे धाम पर, इस धाम पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो लोग मुझे कहां पूजेंगे? तो केदार बाबा ने कहा मैं तुम्हें यहां पे स्थानांतरित कर दूंगा, जिसका नाम क्या रखा? मुखुआ गांव। मैंने बताया था गाय के मुख से याद रखेंगे मुखुआ गांव, क्योंकि गाय के मुख में क्या होता है? हरी हरी घास। इसीलिए यहां से आने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? हरी गंगा। और इस जगह का क्या नाम है? मुखुआ गांव। ठीक है, मुखुआ गांव का मारकंडे मंदिर जो है, यही गंगोत्री धाम का क्या है? शीतकालीन पूजा स्थल है।
मतलब जाड़ों में यहां पर पूजा होती है जब बर्फबारी होती है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब भागीरथी यहां से फिर और आगे बढ़ती है और इस बार अचंभा हो जाता है उसे, इतना अचंभा कि देखती है कि अरे कोई बहुत बड़ा सा मकड़ा खड़ा है और जाला सी रहा है। तो जाला से याद रखेंगे, जाला सी रहा है तो इसका मतलब इस बार जो इससे सहायक नदी मिलेगी उसका नाम है सी रहा है से सिया गंगा, ठीक है। और जिस जगह पर सिया गंगा आकर भागीरथी से मिलती है उस जगह का नाम है झाला, ठीक है। तो जाला से याद रखेंगे झाला। और कौन सी नदी आकर मिल रही है भागीरथी से यहां पर, कौन सी सहायक नदी, उसका नाम है सिया गंगा, क्योंकि जाला सी रहा था इसलिए सिया गंगा, ठीक है। तो सिया गंगा भी इसकी एक सहायक नदी है। अब भागीरथी और आगे बढ़ती है और इस बार और अचंभित हो जाती है और देखती है, क्या देखती है कि एक 80 वर्ष की गोरी डंडा लेकर खड़ी है। एक 80 वर्ष की गोरी क्या कर रही है, डंडा लेकर खड़ी है। तो गोरी से याद रखेंगे गंगोरी, ठीक है। और डंडा लेकर खड़ी है, कौन खड़ी है, गोरी। और कितने वर्ष की गोरी, 80 वर्ष की। तो यहां से आने वाली नदी जो है इसका नाम है 80 गंगा, 80 गंगा, ठीक है, 80 गंगा। ये जो सहायक नदी आ रही है जो मिलेगी अब भागीरथी में, इसका नाम है 80 गंगा। और ये 80 गंगा कहां से निकल रही है, डंडे से याद रखेंगे डोंडी ताल, डोंडी ताल, डोंडी ताल, ठीक है। और ये डोंडी ताल से निकलने वाली 80 गंगा भागीरथी में किस जगह पे मिलती है, गंगोरी पे। गोरी से याद रखेंगे गंगोरी। तो 80 वर्ष की गोरी डंडा लेकर खड़ी है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो भागीरथी है, अब यही भागीरथी देखिए, ये जो आप डिवाइडिंग लाइन देख रहे हैं, ये डिवाइडिंग लाइन के इधर उत्तरकाशी और इधर टिहरी। तो अब ये जो भागीरथी है ये उत्तरकाशी को क्रॉस करके कहां पहुंच जा रही है, अब पहुंचने वाली है ये टिहरी में। तो यहां से इसने क्रॉस किया उत्तरकाशी को और पहुंच गई टिहरी में। तो चलिए देखते हैं टिहरी में इसने क्या किया और कौन कौन सी सहायक नदियां इससे मिली। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक डिवाइडिंग लाइन यहां पर भी है। तो जब ये डिवाइडिंग लाइन के, अगर मैं इस पार की बात करूं तो इस पार है इसके उत्तरकाशी और इस पार है इसके टिहरी। तो जब ये गंगा, जब ये भागीरथी, और जब ये भागीरथी पहुंचती है कहां, ये पहुंचती है आपके किसमें, सबसे पहले तो अब जब ये भागीरथी पहुंचती है कहां, टिहरी में। तो टिहरी में जब ये प्रवेश करती है तो टिहरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या देखती है, एक लंबा चौड़ा सा 6 फुट 5 इंच का लड़का जिसका नाम प्रताप है। वो प्रताप कहां खड़ा है, एक हाथ पे उसने पकड़ा है जल और दूसरे हाथ पे, एक हाथ पे उसके पकड़ा है जल, दूसरे हाथ पे पकड़ा है कुरकुरे। 6 फुट 5 इंच का एक लंबा सा लड़का जिसका नाम है प्रताप, वो क्या कर रहा है, एक हाथ में उसने पकड़ा है जल, दूसरे हाथ पे कुरकुरे। तो इससे हम क्या याद रखेंगे कि यहां पर अब जो सहायक नदी मिलेगी भागीरथी से उसका नाम क्या है, जल से याद रखेंगे जल और कुरकुरे से कुर। तो जलकुर नदी नाम है इसका। ये जलकुर नदी आकर मिलती है भागीरथी से, ठीक है, इस जगह पर। और पूछता है अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बताओ जलकुर नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख नगर कौन सा है। तो आप कहेंगे प्रतापनगर, आप कहेंगे प्रतापनगर, प्रताप के नाम से याद रखेंगे प्रतापनगर। अब ये भागीरथी और आगे बढ़ती है। अब भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो इस बार क्या देखती है गणेश की भाभी खड़ी है। क्या देखती है, गणेश की भाभी। तो ये जगह जो है इसका नाम है गणेश प्रयाग, जहां पर कौन सी दो नदियां मिल रही हैं, भागीरथी से आकर कौन मिल रहा है, भागीरथी से आकर मिल रही है भिलंगना। तो हम भाभी से याद रखेंगे, भ से भागीरथी और भी से भिलंगना। ये दो नदियों का संगम कहां हो रहा है, गणेश प्रयाग में। अब क्या होता है, अब कुछ भी समझने से पहले हम 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, आप याद रखिएगा कि अब क्या कहते हैं, क्या कहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कहा गया था। मैंने इससे पहले काल्पनिक कहानी में मैंने ये बताया था आपको कि अगर दूध पीते हुए बालकों को, दूध पीते हुए बाल बच्चों को धर्म सिखाना है तो किसी बूढ़े के हाथ में दे दो, बोला था। तो दूध पीने से हो गया दुग्ध गंगा, बाल बच्चों से हो गया बाल गंगा और धर्म से हो गया धर्म गंगा। अब ये 3 सहायक नदियों को आप ध्यान से समझिएगा। ये 3 सहायक नदियों को आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। दुग्ध गंगा निकल रही है कहां से, मसूर ताल से, मसूर ताल से निकलती है, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। दूध गंगा कहां से निकल रही है, मसूर ताल से, ठीक है। और बाल गंगा कहां से निकल रही है, महासर ताल से, महासर ताल से, ठीक है। बाल गंगा कहां से निकल रही है, महासर ताल से। और धर्म गंगा का उद्गम स्थल क्या है, धर्म गंगा का उद्गम स्थल है सहस्त्रताल, सहस्त्रताल, ठीक है। तो हमने पढ़ा दुग्ध गंगा का उद्गम स्थल क्या है, मसूर ताल, बाल गंगा का महासर ताल और धर्म गंगा का सहस्त्रताल। ये 3 नदियों का उद्गम होता है इन जगहों से। अब ये तीनों आकर जब मिलती हैं बूढ़ा केदार में। मैंने बताया था ना, अगर दूध पीते हुए बाल बच्चों को धर्म सिखाना है तो इनको किसी बूढ़े के हाथ में दे दो। तो ये तीनों मिलकर कहां पे आ रही हैं, बूढ़ा केदार नामक स्थान पर बाल गंगा और धर्म गंगा आकर मिल गई।
अब क्या होता है कि बूढ़ा केदार से जब ये तीनों नदियां एक दो तीन ये आकर बूढ़ा केदार पर मिलती हैं, ये बूढ़ा केदार इनका संगम स्थल बन गया। अब यहां से ये नदी आगे एक होकर आगे बढ़ेगी और घनसाली नामक जगह पर ये भिलंगना में समाहित हो जाएगी। भिलंगना में समाहित होने के बाद भिलंगना पहली बात तो पूछता है कहां से निकलती है, तो भिलंगना का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग टिहरी से, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और भिलंगना में ये नदियां जब आकर मिल जाएंगी तो भिलंगना आगे बढ़ेगी और मिलती कहां पे, मैंने बताया था आपको, गणेश प्रयाग में आकर किससे मिलेगी, भागीरथी से मिलेगी। और भागीरथी चूंकि गहरी है इसलिए भागीरथी के नाम से ये आगे बढ़ेगी। अब भागीरथी के नाम से ये आगे बढ़ते 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 फिर ये पहुंचेगी एक ऐसे स्थान पे जिसका नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में आकर किस नदी से मिल रही है भागीरथी, अलकनंदा से। चूंकि ये दोनों ही बराबर लगभग गहरी हैं इसलिए इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है और आगे जाकर ये बन जाती है गंगा। आगे जाकर ये क्या बन जाती है, गंगा। तो ये था आपका कौन सा, भागीरथी उपतंत्र। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के वीडियोस मैं और भी लाता रहूंगा। और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कौन से वीडियोस आप लोग को देखने हैं। थैंक यू सो मच।